What's up everyone? Welcome back to the channel guys. फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है. आज बारी है सेकंड यूनिट स्टार्ट करने की. तो विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और चैप्टर नंबर 5 भी कोशिश करेंगे हमारा आज ही हो जाए. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं इस आसान से चैप्टर में. पूरी किताब का सबसे इजी चैप्टर यही है. तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और आइए जल्दी से लेट्स बिगिन. आइए बेटा जी समझना शुरू करते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या. बट बिफोर दैट फिर से एक बार यूनिट का एक ओवरव्यू दे दूं. इस यूनिट में बच्चों हमारे देश में जो मेजर प्रॉब्लम्स है ना उसके बारे में डिस्कशन किया गया है. इस चैप्टर में हम ह्यूमन कैपिटल के ऊपर डिस्कशन करेंगे. सर ह्यूमन कैपिटल होता क्या है? मतलब ह्यूमन एज अ रिसोर्स जब प्रोडक्शन करता है. भाई मुझे अगर पढ़ाना है तो मेरा होना बहुत जरूरी है ना. मशीन सब कुछ नहीं कर पाएगी. आई नीड मशीन्स, दैट इज कैमरा, दैट इज माई माइक, दैट इज द स्मार्ट बोर्ड. आई नीड अदर रिसोर्सेज, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपल रिसोर्सेज. बट विदाउट मी कुछ भी नहीं हो पाएगा. तो ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे. अगले चैप्टर में हम रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे. उसके अगले चैप्टर में हम लोग एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके अगले चैप्टर में हम लोग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे. तो मेजर जो प्रॉब्लम्स है ना 4 हमारे देश में वो इस यूनिट में आपको सिखाई गई हैं और फिर थर्ड यूनिट तो उसके बाद आ ही जाएगा. तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज चैप्टर का नाम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या प्रॉब्लम्स है इसके अंदर. यहां से शुरू करते हैं. तो देखो सबसे पहले ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है. अब मैंने आपको बताया ना ह्यूमन रिसोर्स यानी हम लोग, राइट. हमारे बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता. इकोनॉमी को ग्रो अगर करना है तो प्रोडक्शन जरूरी है. जीडीपी बढ़ना चाहिए, राइट. अब प्रोडक्शन कौन करेगा? क्या सिर्फ मशीनें कर देंगी? मशीन को भी तो आदेश कौन देगा? कोई ना कोई ह्यूमन देगा. तो उस ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बोल रहा है द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मींस इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स. अब सर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स का क्या मतलब हो? इसका मतलब उसकी हेल्थ भी अच्छी हो, उसकी नॉलेज भी अच्छी हो, उसकी स्किल भी अच्छी हो. ओवरऑल ह्यूमन जो है ना वो बेटर होना चाहिए, राइट. विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, राइट. अब सबसे पहले एक डिफरेंस आता है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में. आई गेस ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं. ह्यूमन कैपिटल क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस में इंसान का होना. फिजिकल कैपिटल क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस में मशीनों का होना, रिसोर्सेज का होना. ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्किल्स विच अ पर्सन हैव, विच अ पर्सन एक्वायर्स थ्रू एजुकेशन. एक ह्यूमन एज अ ह्यूमन कैपिटल कब आएगा? जब उसके पास एजुकेशन है, जब उसके पास ट्रेनिंग है, जब उसके पास एक्सपीरियंस है, जब वो वैल्यू ऐड कर रहा है प्रोडक्शन में. ठीक है या नहीं है? इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एम्बॉडिड इन द पीपल. तो लोगों के अंदर जो स्किल है, जो नॉलेज है, जो एबिलिटी है, जो ट्रेनिंग उनकी हुई है, वो सब जोड़ दे तब ह्यूमन कैपिटल बनता है, राइट. ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल. अब ये बोर्ड को इफेक्टिवली तभी यूज कर पाऊँ ना मैं जब मेरे पास ट्रेनिंग है, नॉलेज है इस चीज की. और फिजिकल कैपिटल क्या है? ऑल द इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, ये सब बेटा हमारे पास फिजिकल कैपिटल में आ जाता है. ठीक है. अब ह्यूमन कैपिटल से बोल रहा है हर तरीके का बेनिफिट होता है. हर तरीके का बेनिफिट मतलब प्राइवेट बेनिफिट भी और सोशल बेनिफिट भी. प्राइवेट बेनिफिट का मतलब कि वो अपना फायदा तो करता ही करता है, समाज का भी फायदा करता है, सोसाइटी का भी फायदा करता है एज अ होल. ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली द ओनर्स बट ऑल्सो द सोसाइटी. समाज का भी फायदा होता है. जैसे एन एजुकेटेड पर्सन, जो आप लोग होने वाले हो, मतलब हो तुम बट और वैल्यू बढ़ रही है तुम्हारी रोज. You can effectively take part in a democratic process and contributed to the socio-economic progress of a nation. अब देखो आप एजुकेटेड हो तो ऑफ कोर्स यू विल लिव अ बेटर लाइफ. बट आप अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए भी तो काफी सारा कंट्रीब्यूशन करोगे ना. बीइंग एजुकेटेड कोई डिसीजन मेकिंग है तो आप अच्छी कर पाओगे, राइट. ऑन द अदर हैंड फिजिकल कैपिटल क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट. फिजिकल कैपिटल सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करता है. जो उस मशीन को यूज कर रहा है बस उसी का भला हो रहा है. इट हैपेंस बिकॉज बेनिफिट फ्रॉम अ कैपिटल गुड फ्लो टू दोज हु पेज द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, राइट. सिमिलरली अ हेल्दी पर्सन prevents spreading of a
कॉन्टेजियस डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। अब देखो बोल रहा है एक एजुकेटेड पर्सन किसी भी ऐसी बीमारी को फैलने नहीं देगा जो फैल सकती है। कैसे? हाइजीन मेंटेन करके, साफ सफाई मेंटेन करके, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल तो हर तरीके का फायदा देता है, प्राइवेट फायदा भी और सोसाइटी को फायदा भी देता है। परफेक्ट सर। एक डिफरेंस देखो, फिजिकल कैपिटल टेंजिबल है, मार्केट में आसानी से बिकता है, कोई भी मशीन आप पैसा देके खरीद सकते हो। ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल है। अब कोई मुझे बोले कि अपना ब्रेन बेच दो अपनी नॉलेज दे दो, नहीं हो पाएगा ना बेटा। वो मेरे पास ही रहेगी, मेरे लिए ही काम करेगी, आप नहीं एक्वायर कर सकते उस चीज को, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल, कैन नॉट बी सोल्ड, ओनली द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैन बी सोल्ड। हाँ, आप मुझे बोलो कि आप अपना टाइम दे दो सर, हम आपको फीस दे देंगे, आप प्लीज क्या हमें पर्सनल टाइम देके कुछ चीजें समझा दोगे, वो पॉसिबल है ना। तो आप सर्विसेज ले सकते हो ह्यूमन कैपिटल से, बट उसको पूरे को नहीं ले सकते। सो ऑनर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल नीड्स टू बी प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो नॉलेज है वो बिना ऑनर के ट्रांसफर नहीं हो सकती। फिजिकल कैपिटल तो कोई भी बेच सकता है, मशीन किसने बनाई किसी को भी नहीं पता, बिक रही है मार्केट में, है ना। इसके बाद फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट होता है विद टाइम, ह्यूमन कैपिटल भी डेप्रिशिएट होता है विद टाइम। धीरे धीरे जो नई चीजें होती हैं उसके बारे में नॉलेज, पुराने जैसे जैसे आप ओल्ड होते चले जाओगे आपकी नॉलेज भी ओल्ड होती चली जाएगी, अगर आप उसको अपडेट नहीं करोगे, अगर आप नई चीजों के बारे में नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ाई से एक बार हट गए, आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहा, तो फिर ह्यूमन कैपिटल भी कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट होता है। देखो लिख रहा है ऑल्दो डेप्रिसिएशन अकर्स विद एजिंग बट इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ। उसके बाद बच्चों मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? मूवमेंट। देखो मोबिलिटी मींस मूवमेंट। अब मूवमेंट जो है बच्चों फिजिकल कैपिटल का हो सकता है आसानी से, बट वहीं हो सकता है जहां पे जिन कंट्रीज के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है। अगर हमारा किसी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है तो उनके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस भी आ सकते हैं। तो बोल रहा है फिजिकल कैपिटल इज कंप्लीटली मोबाइल, आप आसानी से मूव कर सकते हो, बट इट्स मोबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स की वजह से कई बार नहीं हो पाता। अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें बच्चों, तो ह्यूमन का एक नेचर होता है कि वो अपने एरिया में ही रहना पसंद करता है, बहुत ज्यादा वो मूवमेंट नहीं करता। तो बोल रहा है ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल, एज मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनैलिटी एंड कल्चर। कल्चर अलग अलग है ना, इसलिए वो निकलना ही नहीं चाहता, और नेशनैलिटी भी अलग अलग हो जाती है, तो इसमें मूवमेंट ज्यादा है, इसमें कंपैरेटिवली कम है। उसके बाद सेपरेबिलिटी, क्या आप मशीनों को उसके ऑनर से अलग कर सकते हो? यस बिल्कुल भाई, ये किसने बनाया था बोर्ड पता नहीं, मैं लेके आ गया, मैं इसको फर्दर बेच दूं तो किसी और के पास चला जाएगा, तो ऑनर से अलग हो सकता है। बट ह्यूमन कैपिटल को कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे। ह्यूमन कैपिटल लाइक स्किल्स ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑनर। ठीक है। नेचर ऑफ द प्रोसेस, क्या नेचर है बेटा प्रोसेस का? तो फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम, यानी ये तो एक रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट है? कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ऑनर एंड इज मेनली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी को यूज करके और पैसे से बनाई जा सकती हैं चीजें, बट इधर इट इज अ सोशल प्रोसेस। सोसाइटी कैसी है ना, एंड कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द प्रोसेसर, और जिसको ये नॉलेज लेनी है वो इंडिविजुअल कितना इंटरेस्टेड है उस चीज को करने में, इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद फॉर्मेशन, फिजिकल कैपिटल आप इंपोर्ट से बना सकते हो, इंपोर्ट से या परचेज से। ह्यूमन कैपिटल जो है वो पॉलिसीज से ही हो सकता है। परफेक्ट। शुरू के 3-4 पॉइंट कर लो, बहुत है, कभी डिफरेंस आता नहीं है लेकिन आ सकता है। अब आया सर ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? बच्चों ह्यूमन कैपिटल समझ गए ना? ह्यूमन कैपिटल मतलब हमारे देश में जितना भी स्टॉक है, किस चीज का? स्किल का, नॉलेज का, एक्सपर्टीज का, जितना भी स्टॉक है उस सबको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। अब जब उस ह्यूमन कैपिटल में हम इंक्रीमेंट करेंगे, यानी हम ज्यादा लोगों को एजुकेटेड करेंगे, ज्यादा लोगों को हेल्दी करेंगे, ज्यादा लोगों में स्किल्स ऐड करेंगे, ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग करेंगे, तो नए लोग ऐड होंगे हर साल नए ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, हर साल नए बच्चे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। तो इस प्रोसेस को जहां पे मोर स्किल्स, मोर नॉलेज, मोर ट्रेनिंग, मोर एजुकेटेड पीपल, मोर पीपल आर एडेड टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझे? तो क्या बोल रहा है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिशन मेड, जिसमें ऐड होना टू द स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड केपेबल पीपल इन द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। It refers to the development of abilities and skills of the population of a country.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल से तुम्हें बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। इफ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में, ठीक है, एक नेशन में 30 लाख स्किल्ड वर्कर्स हैं, 30 लाख स्किल्ड वर्कर्स, और साल के लास्ट तक जाते आते हैं 34 लाख हो गए, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितने का हुआ है? 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए का बोल रहा हूँ, 4 लाख लोगों का, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल है ये। ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये एक पॉइंट पे देखा जाता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो हम देखते हैं कि पूरे साल में कितना है ना। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। जो एक पॉइंट पे देखा जाए वो स्टॉक, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाए वो फ्लो। बढ़िया सर, क्या बात है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है बच्चों? अगर किसी देश को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना हो तो कैसे हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता भी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे पहले बच्चों खर्चा करना पड़ेगा हेल्थ पे। भाई अगर आप हेल्दी ही नहीं होगे तो आप कैसे प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करोगे, चाहे कितने भी नॉलेजेबल हो? तो आपको 3 प्रकार की मेडिसिन पे खर्चा करना पड़ेगा बेटा। सबसे पहली कौन सी मेडिसिन होती है? प्रिवेंटिव, जो आपको बीमारी से बचाए, जैसे वैक्सीन होती हैं। दूसरी होती है क्यूरेटिव, जो आपको क्योर करे, है ना, जैसे बुखार हो गया तो पैरासिटामोल खा ली, या फिर कोई एंटीबायोटिक्स खा ली, वो क्यूरेटिव है, वो आपको क्योर करेगी। सोशल मेडिसिन तीसरी, जो आपका समाज के नजरिया को, हेल्थ को सोचने को ठीक करे, कि हेल्थ की अवेयरनेस, लोगों को पता हो कि वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता हो हेल्थ का ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ सोशल मेडिसिन, यानी कि अवेयरनेस। तो हेल्थ को लेके प्रिवेंटिव मेडिसिन भी चाहिए, क्यूरेटिव मेडिसिन भी चाहिए और सोशल मेडिसिन भी चाहिए। तो लोगों को अगर अच्छा रहना है, कंट्रीब्यूट करना है प्रोडक्शन में, तो दे नीड टू स्पेंड सम मनी ऑन हेल्थ। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले कहां खर्चा करना होगा? हेल्थ पे। दूसरा खर्चा कहां पे करना होगा? एजुकेशन पे। तो सबसे पहले इट हेल्प्स टू बिल्ड प्रोडक्टिव लेबर फोर्स एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। पढ़ाई पे खर्चा आप सब कर रहे हैं, है ना, ये तो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर थोड़ी है, इन्वेस्टमेंट है। इट इंक्रीजेस फ्यूचर इनकम, देखो इससे आपकी इनकम बढ़ती है, तभी तो बोल रहा हूं इन्वेस्टमेंट है ना। एंड रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। तीसरा खर्चा कहां पे करना होगा बच्चों? तीसरा खर्चा करना होगा इंफॉर्मेशन पे। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। आप देखते हो लोग नॉलेज के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, मैगजीन्स के लिए, जर्नल्स के लिए पूरा पूरा अमाउंट भरते हैं। क्यों भरते हैं? ताकि वो अप टू डेट रह सकें, आसपास क्या हो रहा है उनको पता हो, उनके पास फुल नॉलेज हो। इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो 3 तो खर्चे हो गए बेटा, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफॉर्मेशन पे। अब क्या सिर्फ ज्ञान लेना सफिशिएंट है, या ट्रेनिंग भी होनी चाहिए? प्रैक्टिकल करके तो दिखाओ, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। करते करते सीखना। जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हो तब आपकी स्किल्स बढ़ती है बच्चों। सिर्फ नॉलेज बढ़ने से कुछ नहीं होगा, स्किल बढ़नी इंपॉर्टेंट है। और आखिरी होता है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब मूव करो एक जगह से दूसरी जगह। आप अच्छा स्कूल लेने के लिए कई बार अपने रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हो ना, आप अच्छे कॉलेज के लिए अपना सिटी छोड़ के दूसरे अच्छे सिटी में जाते हो ना, अच्छी जॉब के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हो ना, इसको बोलते हैं माइग्रेशन पे खर्चा होना, एक जगह से दूसरी जगह रहना। अब वहां लिविंग कॉस्ट आती है, खाने का खर्चा आता है, रहने का खर्चा आता है, बहुत खर्चे आते हैं बच्चों। तो तभी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, राइट। इट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स इन माइग्रेटेड प्लेस। तो देखो कितनी सारी चीजें हैं, अगर आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो ये सब करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, माइग्रेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इकोनॉमी की ग्रोथ कब होती है, पहले तो ये बताओ। तो देखो सिंपल सी बात है, इकोनॉमी की ग्रोथ कब होगी? जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा इनकम होगी, सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस द इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। अब रियल नेशनल इनकम कौन सी होती थी? जिसमें आउटपुट बढ़े, याद है? नॉमिनल तो होती थी कि प्राइस बढ़ने से भी बढ़ जाएगी, लेकिन आउटपुट बढ़ना चाहिए, है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर आपको ग्रोथ देखनी है तो आप जीडीपी ग्रोथ को देखो। जीडीपी ग्रोथ का मतलब प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, देश में ओवरऑल ग्रोथ आएगा ही आएगा, है ना।
अब ये सब करने के लिए भाई एक पढ़ा लिखा इंसान है वही तो कर पाएगा ना, जो पढ़ा लिखा ही नहीं है वो कैसे करेगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड पर्सन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन दैट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन। जो इलिटरेट है, पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा बेटा, क्वाइट ऑब्वियस है ना। सिमिलरली अगर इंसान हेल्दी है तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा एज कंपेयर टू जो हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो बार बार बीमार हो जाएगा, अनइंटरप्टेड हो जाएंगी उसकी चीजें, वो बेसिकली अनइंटरप्टेड नहीं इंटरप्टेड हो जाएंगी। वो इंटरप्ट करेगा कि भाई वो 2 दिन काम करेगा फिर बीमार हो गया, फिर छुट्टी होगी 3-4 दिन की, फिर काम करेगा फिर बीमार हो गया, फिर छुट्टी हो गई। तो वो इंटरप्शंस रहेंगे उसकी सप्लाई में, सप्लाई ऑफ आउटपुट में। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहा है बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ अलॉन्ग विद मेनी अदर फैक्टर्स जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब मार्केट इंफॉर्मेशन, माइग्रेशन, इससे इनकम बढ़ती है एक इंडिविजुअल की, उसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। सही है। तो बेसिकली पिछले वाले 5 पॉइंट से ही रिलेटेड है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है? एजुकेशन को और हेल्थ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होता है? तो बोल रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इन्वेंशंस बढ़ते हैं, इनोवेशंस बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होती हैं। ऑफ कोर्स जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो पढ़े लिखे लोग आएंगे, एक साथ मिलकर प्रोडक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो कुछ ना कुछ नया आएगा ना इकोनॉमी में। वही लिख रहा है, द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉट ओनली इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो इनोवेशन एंड एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजीज, है ना। अब एजुकेटेड लेबर अगर होगी तो नई टेक्नोलॉजी लेके आएगी, अडेप्ट करेगी उसको, उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेगी, कुछ नया बनाएगी। एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंज। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप एआई के बारे में ही पढ़ोगे, आप नए नए जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हो रहे हैं उन सब के बारे में पढ़ोगे, तो आपका मन करेगा कि मैं इसको अडॉप्ट करके देखूं। अब मुझे ईमानदारी से बताना कमेंट सेक्शन में, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए चैट जीपीटी की मदद ले रहे हैं या किसी और एआई टूल की, जेमिनाई की मदद ले रहे हैं? ले रहे हो ना। क्यों? क्योंकि तुम लोग एजुकेटेड हो, तुम टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हो। तो इकोनॉमी में वो चीज कितना कंट्रीब्यूट कर रही है कि नई नई जो एजुकेटेड लेबर आएगी, लेबर इन द सेंस वर्कर, हम सब लेबर है, मैं भी लेबर हूं, आप भी लेबर हो, जो जो वर्कर्स हैं वो सब लेबर है ना। तो बेसिकली यहां लेबर का मतलब ये वो नहीं है कि दिहाड़ी वाले लोग, वेजेस वाले लोग। लेबर का मतलब जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्शन में, है ना बच्चों। तो कहीं ना कहीं जो न्यू जनरेशन है लोगों की, वो ज्यादा इक्विप्ड है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, विद इनोवेशन, विद क्रिएटिविटी, वो यहां पे बोल रहा है। ठीक है, बढ़िया सर। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, या रोल क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसको सावधान इंडिया लिख लेना। ये सावधान इंडिया सवाल है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा तभी मशीन का अच्छे से यूज होगा। भाई इस बोर्ड का कोई फायदा नहीं है अगर मुझे इसे चलाना नहीं आता, फिर तो मैं व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा लेता हूं। इसका फायदा तभी है जब मैं इसकी सारी की सारे टूल्स को यूज कर पाऊं, इस टेक्नोलॉजी को अपनी टीचिंग के साथ मिला के कुछ नया बना पाऊं, तब मजा है ना। तो क्या बोल रहा है? द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेज, जब क्या होगा? जब, यहां पे एक लाइन और लिख लेना, व्हेन देयर इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन of human capital and physical capital, effectiveness and efficiency both increases। दोनों बहुत तेजी से बढ़ती हैं बेटा, इफेक्टिवनेस भी और एफिशिएंसी भी। ठीक है। दूसरा, अगर बेटर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो वो प्रोडक्शन भी ज्यादा करेगा और वो प्रोडक्टिव भी ज्यादा होगा। सर दोनों में फर्क क्या है? प्रोडक्शन का मतलब कि उसने टोटल आउटपुट कितना बनाया, प्रोडक्टिविटी का मतलब कि उसने कितने समय में ये आउटपुट बनाया। तो कुछ लोग बहुत जल्दी बना देंगे, कुछ लोग धीरे धीरे बनाएंगे। तो जो जल्दी बना रहा है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, जो धीरे धीरे बना रहा है वो कम प्रोडक्टिव है ना। बढ़िया सर। ह्यूमन कैपिटल रेजेस द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन एज नॉलेजेबल एंड स्किल्ड वर्कर मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये वाला पॉइंट तो पीछे ही पढ़ लिया हमने अभी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इन्वेंशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। चौथा पॉइंट, पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल होगी। सर पॉपुलेशन, पढ़ाई लिखाई का पॉपुलेशन से क्या लेना देना है? बेटा जो लोग पढ़ लिख जाते हैं ना, वो इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि आपके घर में जितने ज्यादा लोग होंगे, आपकी
जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो कम हो जाएगी अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या बिलो मिडिल क्लास फैमिली से हो। अगर आप रिच फैमिली से हो तो कुछ भी हो जाए यार, कितने भी लोग हो जाए घर में फर्क नहीं पड़ता। बट अगर एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली है तो जितने ज्यादा लोग होंगे रिसोर्सेज उतने ही कम मिलेंगे लोगों को, क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो कहीं ना कहीं वहां प्रॉब्लम आती है। तो वो बोल रहा है इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एजुकेटेड पर्संस हैव स्मॉलर फैमिलीज as compared to illiterate families. तो spread of education is necessary to control the population growth. ठीक है बेटा, ओके ये वाला पॉइंट नीचे इसके बारे में लिखा हुआ है, पिछली स्लाइड पे हम पढ़ चुके हैं। डन, बढ़िया सर। और क्या क्या फायदा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से? लोग मॉडर्न हो जाते हैं, उनका एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। देखो वही बोल रहा है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स। The knowledgeable, skilled and physically fit people are powerful instrument of change in the society. जो लोग knowledgeable हैं, जो skilled हैं, जो physically fit हैं, वो लोग देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी, वो लोग इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं कि देश में नई नई चीजें आती रहती हैं। नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना, क्योंकि जितने हेल्दी होंगे वैसी हैबिट्स होंगी, वैसी लोग ज्यादा जिएंगे, लॉन्ग टर्म जिएंगे। तो बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल रेजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ फैसिलिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड एनेबल पीपल टू लिव अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, है ना। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेटर होगी, आप एक ऐसी सोसाइटी में रहो जहाँ पे सारे पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, गुड फैमिलीज हैं, तो आपका परिवार भी वैसा ही बन जाएगा। और आप एक ऐसी सोसाइटी में रहो जहाँ पे कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, सब ऐसे ही हैं, तो आपके परिवार भी वैसा ही हो जाएगा। तो बेसिकली अगर सोसाइटी में ज्यादातर लोग हेल्दी होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो आसपास भी वही क्वालिटी ऑफ लाइफ होता चला जाता है। तो बोल रहा है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ ऑफ अ पर्सन एंड स्किल एक्वायर्ड बाय द पीपल। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 3 और 4, 7 हो गए। कोई भी 6 आप याद रख सकते हो। ठीक है बेटा, बढ़िया सर। इसके बाद आ रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में समस्याएं क्या क्या हैं, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। क्यों एडिशन नहीं हो पा रहा हेल्दी लोगों का? क्यों एडिशन नहीं हो पा रहा स्किलफुल लोगों का? क्यों एडिशन नहीं हो पा रहा एजुकेटेड लोगों का? नंबर 1, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि सब लोगों तक रिसोर्सेज पहुंच ही नहीं रहे, या रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। इतने कॉलेजेस नहीं है, इतने हॉस्पिटल्स नहीं है, इतने स्कूल्स नहीं है। अगर है तो उनमें वो क्वालिटी नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी आएगी आगे। लेकिन मेजर प्रॉब्लम है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। दूसरा, ब्रेन ड्रेन। जो हमारे बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं बेटा, जो और लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, वो देश छोड़ के चले जाते हैं। गवर्नमेंट को इस चीज पे काम करना चाहिए कि हम वैल्यू करें ऐसे लोगों की जो हमारे देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का। बट वो पॉलिसीज इस तरीके की हैं, हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, गवर्नमेंट को लगता है एक आधा चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, बट एक आधा नहीं, बहुत सारे चले जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक बनता है कि हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन सकते हैं, वो देश छोड़ के चले जाते हैं। बच्चों आप देखो ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में, गूगल में देखो, माइक्रोसॉफ्ट में देखो, या जितनी भी यूएस यूके बेस्ड कंपनीज हैं, सबको चलाने वाले इंडियंस हैं। तो वो सब अगर हमारे देश में कंपनीज चला रहे होते तो सोचो हम कितना आगे होते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। नेक्स्ट, इनएफिशिएंसी है। इनएफिशिएंसी मैंने आपको बताया अभी कि भाई अगर स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, तो वहां पे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा सही से। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स हैं तो मशीनें नहीं है, मशीनें हैं तो फिर डॉक्टर्स को चलानी नहीं आती। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से हमारे रिसोर्सेज वेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। हमें जो पढ़ाया जाता है वो कहीं यूज नहीं होता, जो यूज होता है वो पढ़ाया नहीं जाता। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी है ना बच्चों। उसके बाद रिसोर्सेज की कमी। अब रिसोर्सेज तो हमेशा ही कम रहेंगे ना, एज कंपेयर टू ह्यूमन वांट्स। हम इकोनॉमिक्स में पहले दिन पढ़ते हैं कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज तो हमेशा कम रहेंगे, हमें उनको यूज करना आना चाहिए, जो हम नहीं कर पाते। तो यहाँ क्या बोल रहा है, रिसोर्सेज कम है, जितने हैं उनका खराब यूटिलाइजेशन होता है। जिन लोगों को करना आता है वो बाहर चले जाते हैं देश छोड़ के, और हमारे यहाँ पे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और रिसोर्सेज फिर कम है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं बेटा जी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। और क्या क्या प्रॉब्लम है? इम्बैलेंसेस है। इम्बैलेंसेस का क्या मतलब है बेटा? इम्बैलेंसेस का मतलब है कि वही वाला कि हॉस्पिटल है तो बेसिकली डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स हैं तो हॉस्पिटल नहीं है। तो बैलेंस्ड वे में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, रीजन वाइज डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी देखने को मिल रही हैं। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। हमारे पास जितना मैन पावर है हम उसको अच्छे से प्लान ही नहीं कर पा रहे। डिमांड कुछ है,
सप्लाई कुछ है, अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। ये प्रॉब्लम के साथ बहुत चीजें एसोसिएटेड होती हैं। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी वीक है, ऑल्दो हम बोलते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो अनसेटिस्फैक्ट्री सी परफॉर्मेंस है। बोल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन द परफॉर्मेंस इज पर्टिकुलरली अनसेटिस्फैक्ट्री इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज भी हम डिपेंडेंट है चाइना जैसी कंट्रीज के ऊपर जो हमारे से बहुत आगे निकल गई हैं, रशिया जैसी कंट्रीज के ऊपर जिनसे हम डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, यूएस के ऊपर, यूके के ऊपर, तो मल्टीपल ऐसे देश हैं जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस के लिए। तो ये बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में देखने को मिलती हैं। लो जी, नेक्स्ट क्या आ रहा है सर? डिफरेंस क्या है सर ह्यूमन कैपिटल में और ह्यूमन डेवलपमेंट में? इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों, ये भी एग्जाम में आता है। दिस इज ऑल्सो सावधान इंडिया सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। सर ह्यूमन कैपिटल तो हमने पढ़ लिया, ह्यूमन कैपिटल क्या है? एजुकेशन, हेल्थ एक जरूरत है, मीन्स का मतलब हमारे लिए एक जरूरत है टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बेटर होगा अगर एजुकेशन और हेल्थ अच्छी होगी। अगर एजुकेशन हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो ह्यूमन रिसोर्स बेकार होगा। ये कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है, यही तो बोलता है कि अगर जो हमारे ह्यूमंस हैं उनको हम एजुकेटेड रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, तो एज अ रिसोर्स बढ़िया काम कर पाएंगे। यानी कि ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन एज अ रिसोर्स। ये तो यही बोल रहा है कि ह्यूमन बस एक रिसोर्स है ना, जो प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो ये बच्चों एक छोटा कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये ट्रीट करता है ह्यूमन को एज अ मीन्स। मीन्स का मतलब एक रिसोर्स, दैट इज अ मीन्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव, इट डज नॉट एनहांस आउटपुट ऑफ गुड्स। बोल रहा है कि अगर आपने हेल्थ में और एजुकेशन में खर्चा करा और उससे आउटपुट नहीं बढ़ा तो वो बेकार है। यानी कि ह्यूमन कैपिटल बोलता है कि हेल्थ और एजुकेशन सिर्फ प्रोडक्शन के लिए ही यूज हो सकता है और उसका कोई यूज नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है ऐसा गलत है। ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है एजुकेशन और हेल्थ तो किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी वो सिर्फ एक नीड नहीं है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ रिसोर्स के लिए चाहिए, वो तो एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए ह्यूमंस का, ह्यूमंस के अंदर होना ही चाहिए। वो ऐसा बोल रहा है। ये तो बोल रहा है एजुकेशन हेल्थ से सिर्फ प्रोडक्शन होगा, ये बोल रहा है एजुकेशन हेल्थ होगा तो सोसाइटी आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा, सोशलाइजेशन आगे बढ़ेगा और प्रोडक्शन तो होगा ही होगा। तो ये आगे बहुत बड़ी चीज सोच रहा है, ये छोटा सा सोच रहा है। इन ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू वेल बीइंग, बोल रहा है होना ही चाहिए, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग लाइफ दे विल बी एबल टू मेक अदर चॉइसेस, राइट। तो इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है बेटा, क्योंकि ये ह्यूमन को एंड समझ रहा है। एंड का मतलब कि ह्यूमन ही सब कुछ है, एजुकेशन हेल्थ सब कुछ नहीं है। ये नहीं है कि एजुकेशन हेल्थ नहीं होगा तो ह्यूमन बेकार है, ऐसा नहीं है, होगा तो ह्यूमन और बढ़िया तरीके से जिएगा, ये इसको ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इवन इफ इन्वेस्टमेंट डू नॉट रिजल्ट इन प्रोडक्टिविटी। बोल रहा है कि चाहे वो प्रोडक्टिव ना भी हो लेकिन एजुकेशन हेल्थ होनी चाहिए वेलफेयर के लिए, वेल बीइंग के लिए। लो जी स्क्रीनशॉट। इसके बाद हमारे पास बच्चों कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, ये सिर्फ 1 मार्कर के लिए आपको याद रखना है। वो क्या याद रखना है कि एजुकेशन के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने बॉडी बनाई है जिसका नाम है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके साथ हायर एजुकेशन के लिए UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उसके साथ साथ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो टेक्निकल एजुकेशन को मैनेज करती है। तो 3 बॉडीज हैं जो एजुकेशन को रेगुलेट करती हैं, NCERT, UGC और AICTE। ये 1 मार्कर के लिए याद रखनी है फुल फॉर्म्स बस। लो जी, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनकी बस डेट्स भी याद रख लेना, भूलना मत, ठीक है। ये 1961, 1953, 1945। लो जी, ओके, मेन पॉइंटर्स मार्क करा दूं। NCERT हमें मदद करता है किस चीज के लिए? मैटर्स फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, मेन चीज, ठीक है। UGC किस लिए काम करता है? UGC यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे काम करता है, मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एंड एग्जामिनेशन। और AICTE किस चीज पे काम करता है? AICTE का काम है बेटा टेक्निकल जो हमारी एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री, प्रमोशन ऑफ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, उसके साथ साथ प्लान्ड क्वांटिटेटिव ग्रोथ, रेगुलेशन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स, रूल्स बनाना, नियम बनाना टेक्निकल एजुकेशन के लिए। ठीक है, बस डेट्स और फुल फॉर्म इतना याद रखना। इसके बाद बेटा एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें हमारे देश में, तो एजुकेशन सेक्टर के बारे में पहले कुछ फैक्ट्स बता रहा है, पहले उसको देखो, फिर एजुकेशन सेक्टर की अचीवमेंट्स और प्रॉब्लम्स को देखेंगे, चैप्टर खत्म। देखो जरा क्या फैक्ट्स हैं। सबसे पहले बोल रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकार जितना खर्चा करने को बोलता है एजुकेशन सेक्टर पे, ठीक है, इट इंडिकेट्स इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बिफोर द गवर्नमेंट। ड्यूरिंग 52 से 2014 इट इंक्रीज फ्रॉम 7.92 टू 15.7%। बोल रहा है सरकार ने इंपॉर्टेंस दी है इस सेक्टर को और ओवरऑल खर्चा बढ़ाया है। पहले जो खर्चा था वो 7.92% था टोटल खर्चे में, अभी 15.7% तक चला गया है। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, अगर हम जीडीपी की बात करें, इट एक्सप्रेसेस द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। ड्यूरिंग 52 से 2014 इट इंक्रीज फ्रॉम 0.64 टू 4.13। जीडीपी का 4.13% एजुकेशन सेक्टर की तरफ कंट्रीब्यूट होता है, बट ये कम है। सरकार 6% प्रॉमिस करती है बट खर्चा 4% तक का ही करती है। ठीक है, कोई बात नहीं, पता होना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा बच्चों एलिमेंट्री एजुकेशन पे करती है, उसके बाद ये समझती है सरकार की टर्शरी एजुकेशन पे भी खर्चा करना इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अलग अलग होती हैं। अब सर ये होता क्या क्या है, तो ये बेटा हमारा जो बेसिक एजुकेशन है ना 1 to 8 वाली, तो 1 to 8 वाली को आप एलिमेंट्री बोल लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम टर्शरी की बात करें तो टर्शरी का मतलब जो हमारी मेन एजुकेशन हो जाती है यूनिवर्सिटीज के लिए, हायर एजुकेशन हो जाती है। तो बेसिक एजुकेशन भी कवर हो जाती है, हायर एजुकेशन भी कवर हो जाती है, और सरकार बोलता है कि हर स्टेट में अलग अलग क्या क्या कहाँ पे कितना कितना खर्चा हो रहा है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट किस स्टेट में एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रही है, राइट। तो देखो सबसे पहले जो एक पॉइंट हमारे सामने है वो ये है कि एजुकेशन पे जितना स्पेंड होना चाहिए उतना स्पेंड नहीं होता। ये मैंने आपको अभी भी बताया कि जीडीपी का 6% प्रॉमिस किया जाता है बट 4-4.5% ही खर्च होता है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू डिजायर्ड लेवल, right? The Education Commission has recommended that at least 6% of GDP should be spent on education. The aim was to make a noticeable rate of growth. This was expected to raise the academic standard, but नहीं हो पाया ना। सीधी सी बात है, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अगर इंप्रूव करने हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करना है, तो पूरे ही रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। इनफैक्ट ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 में, 2025 खत्म हो गया, अभी तक मुझे नहीं दिखा कि समझ में भी आया है ये लोगों को कि हुआ क्या है, क्या चेंजेस हुए हैं। बस सिस्टम्स बदल दिए गए हैं और उसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा अभी तक भी। जो खर्चा होना चाहिए एजुकेशन पे वो नहीं हो रहा, ठीक है। 6% डिजायर्ड लेवल है, 4% खर्च होता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा एजुकेशन के लिए। प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसमें ना बेटा हमारे पास एक स्कीम है, एक कमिटी बनाई गई थी जिसका नाम था तपस मजुमदार कमिटी। इस पे क्वेश्चन आया था तो ध्यान रखना। तपस मजुमदार कमिटी जो है ये इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई थी 1991 में, 1999 में, 1999। एस्टिमेटेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 years टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन। वही देखो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहा है कि उन्होंने बताया कि 1.37 लाख करोड़ का खर्चा होगा 10 साल में, ताकि हम सारे बच्चे जो 6 से 14 साल वाले हैं उनको हम स्कूल एजुकेशन में ला पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लेके आया 2009 में, राइट टू एजुकेशन, जिससे हम फ्री एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना सकें सभी बच्चों के लिए फॉर द एज ग्रुप 6 to 14। ठीक है, ओके। अब सरकार क्या करता है, सरकार एक एजुकेशन सेस भी लेता है। जब आप टैक्सेस भरते हो ना तो एक एजुकेशन सेस भी होता है 2% का, जो आप भरते हो ताकि बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा किया जा सके। इन एडिशन टू दिस अमाउंट गवर्नमेंट सैंक्शनड अ लार्ज आउटले फॉर प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड न्यू लोन स्कीम्स फॉर स्टूडेंट टू परस्यू हायर एजुकेशन। तो सरकार ने बहुत सारी लोन स्कीम्स भी बनाई हैं ताकि बच्चे अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है तो उनको लोन्स मिल सके गवर्नमेंट बैंक से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, इस तरीके की चीजें हैं। ठीक है, ओके। देन एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया, ये तो बेसिक डेटा है, ये आपको पता होना चाहिए, बस इसको रीड ओनली है, रीड करके छोड़ देना, सही है, ओके। एडल्ट लिटरेसी परसेंटेज ऑफ पीपल अबव
एजड 15%, 15 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनका लिटरेसी रेट दे रहा है 15+। मेल की अगर हम बात करें तो रीसेंट डेटा में 82% तक, 82% मेल्स एजुकेटेड पाए जाते हैं, ठीक है। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें अभी कम है एज कंपेयर टू मेल्स, 66%। प्राइमरी कंप्लीशन रेट, प्राइमरी कंप्लीशन का मतलब जिन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी है, ठीक है। मेल्स की अगर हम बात करें तो 93%। अगर हम फीमेल की बात करें, बहुत बड़ा अचीवमेंट, 96%। यूथ लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें 15 से 24 की एज वाले, तो मेल्स में 93, फीमेल्स में 90। तो एजुकेशन में हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं, लोग अवेयर तो हो ही रहे हैं रिगार्डिंग की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लो जी, तीनों फैक्टर आ गए। एडल्ट लिटरेसी रेट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ लिटरेट एडल्ट्स। एडल्ट लिटरेसी रेट किसको बोलते हैं? रेशियो ऑफ लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन टू टोटल एडल्ट पॉपुलेशन। टोटल एडल्ट पॉपुलेशन में से लिटरेट कितने हैं? लिटरेट मतलब दोज हु कैन रीड एंड राइट, ठीक है। तो इन केस ऑफ मेल्स ये जो है बड़ा है 78% से 93% पे, और फीमेल्स के केस में 37 से बढ़ गया है। ये कितना बढ़ गया था? 37.9 से कितना हो गया? 37.9 से 66%। तो बढ़ोतरी तो यहां भी हुई है ना। ये है एडल्ट लिटरेसी रेट। उसके बाद क्या है? प्राइमरी कंप्लीशन रेट। प्राइमरी कंप्लीशन का मतलब जिन्होंने अपना प्राइमरी स्कूल खत्म करा, है ना बेटा। तो अगर हम बात करें मेल्स और फीमेल्स में, तो मेल्स और फीमेल्स में ये प्राइमरी कंप्लीशन 78 से 93 पे आ गया, और इधर 61 से 96 पे। लो जी, ठीक है, ओके। उसके बाद यूथ लिटरेसी रेट की बात करें अगर हम, तो परसेंटेज ऑफ पीपल एजेड 15 से 24, 15 से 24 यानी कि जो अब 15+ हो गए, वो जो यूथ है, ठीक है, जिनको अंडरस्टैंडिंग है, रीडिंग राइटिंग शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट अच्छे से कर सकते हैं वो, ठीक है, ये भी जो है बड़ा था 76 से 93 और 54 से 90। तो ओवरऑल इसी टेबल को डिफाइन करा गया है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स की बात करें बेटा जी अगर, तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो अभी भी एक चैलेंज है। क्या सबसे बड़ा चैलेंज है? एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। द लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ एडल्ट एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड, however the absolute number of illiterate is still as much as India's population was at the time of independence। पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है अभी भी इतने लोग इलिटरेट हैं जितनी हमारी जनसंख्या थी आजादी के टाइम पे। तो अभी भी एजुकेशन फॉर ऑल इज अ ड्रीम जो काफी टाइम लगेगा अचीव करने में, ओके। जेंडर बायसनेस हमारे पास आज भी देखने को मिलती है, पहले से बेटर है ऑफ कोर्स, बट फिर भी अभी भी बायसनेस देखने को मिलती है मेल और फीमेल एजुकेशन में। However, women education needs to be promoted। ये तो हम बोल ही रहे हैं कि देश में इम्प्रूवमेंट के लिए विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएंगी। टू इम्प्रूव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पैसे की टर्म्स में आजाद होना, और सोशल स्टेटस ऑफ विमेन, सोसाइटी में वैल्यू बढ़ना विमेन का, उनको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्या इसके लिए कोई स्कीम आई है? यस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आई थी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि अवेयर करा जा सके लोगों को मदद करी जा सके कि बेटियों को पढ़ाया जाए, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जेंडर बायसनेस ना हो, सर्वाइवल प्रोटेक्शन हो गर्ल चाइल्ड का, उसके साथ साथ एजुकेशन मेक श्योर करी जाए। सही हो गया बेटा, परफेक्ट सर। हायर एजुकेशन की सर अगर बात करें तो हायर एजुकेशन में तो आप सब जानते ही हो, हायर एजुकेशन में तो अभी थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, इतना ज्यादा नहीं है। The Indian education pyramid is steep, indicating lesser and lesser number of people reaching the higher education। मैंने आपको बोला ना कि कम लोग हैं भाई, पिरामिड वही है, ऐसे ही चलता है। बेसिक एजुकेशन हो जाएगा, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन, फिर सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। तो बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं अभी वहां तक, क्योंकि इतना ज्यादा भी अवेयरनेस नहीं आई है, राइट। एज पर एनएसएसओ एक स्टेटिस्टिकल बॉडी है जो सारा डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है। इन द ईयर 11-12 द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ मेल्स हु स्टडीड ग्रेजुएशन वाज 19%। तो जो ग्रेजुएट थे
19% अनएम्प्लॉयड थे। देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स हैव रिलेटिवली लेस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एरियाज में 16% थे। द मोस्ट सेवरली अफेक्टेड वंस वर यंग रूरल फीमेल ग्रेजुएट्स एज नियरली 30% ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड। जिनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया वो फीमेल ग्रेजुएट्स थी, विमेन थी। सर ऐसा क्यों? फिर वही बात, भेदभाव। हमारे यहाँ पे भेदभाव बहुत ज्यादा है। दूसरा, विमेन के केस में ये प्रॉब्लम होता है कि मोबिलिटी नहीं हो पाती, अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में नहीं जा पाती कई बार, तो रेस्ट्रिक्शंस हैं, फैमिली थॉट प्रोसेस है, फैमिली रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो बच्चे पढ़ने तो चलो जा ही नहीं पा रहे, पढ़ने के साथ साथ जॉब के लिए भी नहीं जा पा रहे, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। फिर टाइमिंग के इश्यूज हैं, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से ये डेटा आया। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, ओनली अबाउट 3 to 6% ऑफ प्राइमरी लेवल एजुकेटेड यूथ इन रूरल एरियाज वर अनएम्प्लॉयड। द सिचुएशन इज येट टू इंप्रूव। वही वाली बात है बेटा, अभी काफी इंप्रूव होना है और इस पे काम करेंगे तो हो जाएगा। परफेक्ट बेटा जी। तो ये कुछ चीजें थी हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। आई होप आपको चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डेटा था, थोड़ी सी एजुकेशन के बारे में चीजें थी। एजुकेशन अभी भी चैलेंज है, उसके अंदर रिसोर्सेज प्रॉपर्ली नहीं है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हम। रूरल अर्बन में अभी भी बहुत डिफरेंस है, तो इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी दैट इज इट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।